गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में व्याकरण के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है संधि। संधि जिसे हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन या जॉइनिंग ऑफ लेटर्स भी कहते हैं। जॉइनिंग ऑफ लेटर्स अर्थात वर्णों का मेल, कॉम्बिनेशन संयोग या मेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संधि का परिचय दिया गया है, उसको जान लेते हैं। कहता है कि सामान्यतः दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। कहता है कि सामान्य रूप से दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे हमने लिखा ए प्लस ई, ठीक है, तो इन दोनों वर्णों को मिलाने से हमारा बन जाता है ए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों को मिलाने से, यानी कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है यह मेल दो स्वरों, ठीक है, दो व्यंजनों, व्यंजन तथा स्वर, विसर्ग तथा स्वर के बीच भी हो सकता है। कि जो हमने यह मेल किया है, जैसे हमने ए प्लस ई को मिलाकर के ए लिखा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस ई को मिलाने से ए बनता है। तो यहाँ पर जो मेल हुआ है वह स्वर के बीच में हुआ है, यानी कि दो स्वरों के बीच में हुआ है, क्योंकि हमारा ए वर्ण भी स्वर है और ई भी क्या है? स्वर है। तो इसी प्रकार कहता है कि यह जो मेल है यह दो व्यंजनों के बीच भी हो सकता है, और एक स्वर व एक व्यंजन के बीच भी हो सकता है, वह विसर्ग व एक स्वर के बीच, विसर्गों व स्वर के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है कि संधि करना या न करना लेखक या वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, कि संधि करनी है या ना नहीं करनी है, यह किसकी इच्छा पर है? बोलने वाले की या लिखने वाले की। ठीक है, अगर मैं कोई वाक्य बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि सूर्य उदय हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे वाक्य में शब्द आए हैं सूर्य उदय। ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य और उदय ये दो शब्द आए। तो मेरी इच्छा है कि मैं इन दोनों शब्दों को अलग भी बोल सकता हूँ, या फिर इन दोनों शब्दों को मिलाने से हमारा क्या बनता है? सूर्योदय शब्द बनता है, सूर्योदय। तो मैं यह वाक्य इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है, इस प्रकार भी बोल सकता हूँ, या इस प्रकार लिख भी सकता हूँ, और सूर्योदय हो रहा है इस प्रकार भी लिख सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। तो यही बात कहता है कि संधि करना या न करना यह किसकी इच्छा पर निर्भर है? लेखक या वक्ता की। ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया। आगे कहता है कि लेखक या वक्ता यानी बोलने वाला या लिखने वाला वाक्यों को संक्षिप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छा अनुसार वाक्यों में संधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि लिखने वाला या बोलने वाला अपनी इच्छा अनुसार क्या करने के लिए? वाक्यों को संक्षिप्त करने के लिए संधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य उदय हो रहा, इस वाक्य में सूर्य और उदय ये दो शब्द आए हैं, लेकिन अगर मैं संधि करके इस वाक्य को बोलता हूँ तो सूर्य और उदय इन दोनों के स्थान पर एक ही शब्द बोलना पड़ेगा, सूर्योदय। तो इस ऐसा करने से मेरा जो वाक्य है वो संक्षिप्त हो जाएगा, संक्षिप्त अर्थात छोटा हो जाएगा। तो यही बात कहता है कि लिखने वाला या बोलने वाला वाक्यों को छोटा करने के लिए अपनी इच्छा से संधि का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा संधि का सामान्य परिचय। उसके बाद कहता है संधि की परिभाषा। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। ठीक है, मेल अर्थात मिलाना दो वर्णों को। जैसे कि आपको पता है कि संधि में हम दो वर्णों को मिलाते हैं। तो आगे कहता है कि इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उनमें अर्थात उन वर्णों में जो विकार किसको कहते हैं? परिवर्तन को, चेंज को। ठीक है, कोई परिवर्तन, बदलाव या चेंज होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो वर्णों को मिलाने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वर्ण मिलाए थे ए प्लस ई, तो हमारा नया वर्ण क्या बना? ए बना। तो इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ? नया वर्ण बना। तो नया वर्ण बना अर्थात बदलाव हुआ वर्णों में।
तो इस बदलाव को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमें उदाहरण दिया गया आगे, जैसे हमें शब्द दिया गया सुर प्लस इंद्र, तो यहाँ पर हमारा शब्द बन गया सुरेंद्र। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि यहाँ पर इस उदाहरण में स उ र अ, ये हमारा सुर का वर्ण विच्छेद। ठीक है, सुर का अंतिम वर्ण क्या हमारा अ है, जैसे यहाँ पर सुर का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अ बनता है अंतिम वर्ण, तथा इंद्र का ई आपस में मिलकर, सुर का यानी कि सुर का अ और इंद्र का ई आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, अ प्लस ई ए हो गया। ठीक है, आगे कहता है कि इस प्रकार अ प्लस ई इन दोनों वर्णों के परस्पर मेल से इनमें परिवर्तन होकर अ प्लस ई ए हो गया, अर्थात अ प्लस ई हमने मिलाया तो क्या बन गया हमारा, ए वर्ण बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों वर्णों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो आगे कहता है कि वर्णों का यही परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक है, जो वर्णों में यह परिवर्तन हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको उदाहरण को एक्सप्लेन करके बता देता हूं। जैसे पहला इन्होंने उदाहरण दिया है सुर प्लस इंद्र, ठीक है, या इंद्र है। ठीक है, सुर प्लस इंद्र है, सुइंद्र। तो आपको संधि में क्या करना होता है, जो हमारा ये प्लस का निशान है बीच में, इसके सामने वाले शब्द का आपने अंतिम वर्ण जोड़ना होता है। जैसे हमारे इसके सामने जो शब्द है वो है सुर, और सुर का अगर हम वर्ण विच्छेद करें, जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, यहाँ पर स उ र अ, तो इसका अंतिम वर्ण हमारा क्या है, अ है। ठीक है, और जो प्लस के निशान के बाद का शब्द है उसका आपने प्रथम वर्ण लेना, यानी पहला वर्ण लेना होता है। तो यहाँ पर इंद्र शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई है। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों को आपस में आपने जोड़ना है। तो इन दोनों वर्णों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा ए बनेगा। ठीक है, ये हमारा गुण संधि के अंतर्गत होता है, जिसके बारे में हम विस्तृत से आगे संधि के भागों में जानेंगे। तो ऐसा करने के बाद, ठीक है, आपको पता है कि सुर शब्द में से हमारा अ निकल गया और इंद्र में से ई निकल गया, इन दोनों वर्णों का हमारा ए बन गया। ठीक है, तो सुर में से अ निकलने के बाद हमारा सुर का जो र है वो हलंत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इंद्र में से ई निकल गया है, तो वहाँ पर हमारे वर्ण बचते हैं इंद्र है, सॉरी अदन है और द्र है। ठीक है, अब हमारा जो नया शब्द, नया वर्ण बना है उसको आपने सामने वाले शब्द में जोड़ना होता है। तो हमारा जो नया वर्ण क्या है, ए, तो इसको आपने कहाँ जोड़ना है, इसके सामने। इसके सामने क्या है, सुर शब्द। तो सुर में हम जब इसको ए को जोड़ेंगे तो सुर में आपको पता है कि र हलंत है, तो र में यह स्वर जुड़ जाएगा, तो र की र में मात्रा बन जाएगी ए की, सुरे। और इधर से हम इसके बाद लिख देंगे अदन और द्र, सुरेंद्र है। इस प्रकार हमारा सुर प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, सुरेंद्र है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के शब्दों में भी यही प्रक्रिया से हमारी संधि होती है और इसी प्रक्रिया से संधि विच्छेद होता है। तो आगे हमारे अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यह सुरेंद्र के समान बनेगा बिल्कुल, अ प्लस ई हम इसमें जोड़ेंगे ए बन जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण हिम प्लस आल्य हमारा बनता है हिमालय, ये हमारा दीर्घ संधि में बनता है। इसमें हमारा अ प्लस आ वर्ण जुड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ने से आ वर्ण बनता है, जिसको हम दीर्घ संधि में अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, आगे परम प्लस अर्थ है, परमार्थ है शब्द बनेगा, और इसमें भी हमारा दीर्घ संधि के नियम से अ प्लस आ बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर भी हमारा दीर्घ संधि से ई प्लस ई जुड़ करके दीर्घ ई बन जाएगा, तो रविंद्र है शब्द हमारा बन जाएगा। ठीक है, इन सब के बारे में हम विस्तृत से आगे संधि के भागों में समझेंगे। आगे कहता है कि संयोग, तो एक होता है संधि और दूसरा होता है हमारा संयोग। ठीक है, तो इन दोनों में एक थोड़ा सा ही अंतर है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। संधि किसे कहते हैं और संयोग किसे कहते हैं। संयोग के बारे में कहता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर
परस्पर, परस्पर का अर्थ होता है आपस में, विकार या परिवर्तन रहित मेल को संयोग कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको संधि के बारे में बताया था कि संधि में दो वर्णों के मिलाने से, जैसे हमने दो वर्ण मिलाए ए प्लस ई, दो वर्णों को मेल से या मिलाने से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो करके क्या बना हमारा ए शब्द, ए वर्ण बना, ठीक है। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो वर्णों को मिलाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है वर्णों में, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मैं हलंत प्लस ए मिलाया, ए बनाया, ठीक है। तो मैं हमारा पहले से हलंत है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसमें यह अस्वर है, ये इसी प्रकार जुड़ के मैं का हलंत हट जाएगा बस। तो इसमें ये साधारण रूप से ही मिल जाएगा और जो मैं का हलंत है हमारा वो हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मैं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। तो संधि और संयोग में इतना सा अंतर है, यही इनकी परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, और दो वर्णों के मेल से अगर वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस प्रक्रिया को हम संयोग कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। आगे कहता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया ग्रामम अगच्छत, तो ग्रामम का मैं हलंत है, तो उसमें अगच्छत का जो अ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्रामम लिखा हुआ है ग्रामम, तो ग्रामम का इन्होंने मैं हलंत करके दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ हमें अगच्छत, ठीक है, अगच्छत। तो हमें कौन से वर्ण मिलाने होते हैं, प्लस के सामने वाला और एक बाद वाला, ये दोनों वर्ण। तो मैं हलंत है, उसके बाद अ वर्ण आया है, तो मैं में अ इस प्रकार से ही मिल जाएगा, ठीक है, मैं हलंत प्लस अ, तो हमारा इन दोनों को मिला करके मैं बन जाएगा और मैं का हलंत हट जाएगा, बस यही हमारी तो इसमें मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो हमारा शब्द बन जाएगा यहाँ पर ग्रामम गच्छत, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामम गच्छत, ठीक है, ग्रामम गच्छत, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये बन जाएगा। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ मैं का हलंत हट गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जब वर्णों को मिलाने से उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है तो उसे संयोग कहते हैं। आगे है संधि और संयोग में अंतर। तो संधि और संयोग में जो मैंने आपको बताया है यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, यही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ के देख सकते हैं। जैसे वैसे तो संधि और संयोग इन दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक ही है, अर्थात इनका दोनों का अर्थ तो क्या है, एक ही है। दोनों का अर्थ क्या होता है, मेल, क्योंकि दोनों में हम वर्णों को मिलाते हैं, ठीक है, मेल या जोड़ होता है, ठीक है, जोड़ भी कहते हैं मेल भी। दोनों के अर्थों में अंतर केवल परिवर्तन का है। परिवर्तन अर्थात दोनों वर्णों को मिलाने से जब परिवर्तन होगा तो संधि कही जाएगी, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संयोग कहा जाएगा, ठीक है। जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उन वर्णों में विकार अर्थात परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं, ठीक है। और जहां पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उन दोनों वर्णों में कोई भी विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम संयोग कहते हैं, ठीक है। तो यही बस समझने से अंतर है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो आगे कहता है कि संधि, फिर आगे संधि की परिभाषा दी गई है। संधि की परिभाषा आपने जान ही ली है कि दो वर्णों को मिलाने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। अत्यंत समीपवर्ती, अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर परिवर्तन के साथ मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि परस्पर यानी आपस में परिवर्तन के साथ अर्थात उन दोनों वर्णों को मिलाने से उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम उसको संधि कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द हमें दिया गया है अत्यंत समीपवर्ती, ठीक है। अत्यंत समीपवर्ती का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि अत्यंत समीपवर्ती क्यों कहा गया है कि संधि में हम जिन दो वर्णों को मिलाते हैं, ठीक है, उन दोनों वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है
तो यहाँ पर एक शर्त होती है कि उन दोनों वर्णों के बीच में कोई दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा गुण संधि का नियम है कि ए प्लस ई को मिलाने से ए बनता है। ठीक है, तो जिस भी शब्द में ए और ई आएगा, जैसे हमारा नर प्लस इस शब्द आ जाता है, तो यहाँ पर र में हमारा ए आ गया और इधर ई आ गया। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों को मिलाने से हमारा नरेश शब्द बन जाएगा। तो अत्यंत समीपवर्ती का अर्थ होता है कि ये दोनों वर्ण बिल्कुल समीप होने चाहिए, अर्थात इन दोनों वर्णों के बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। जैसे हमारा न के अंदर भी अ है और इसके बाद भी ई वर्ण आ गया हमारा यहाँ पर, तो जो हमारा नर शब्द है उसके र के अंदर भी अ है और न के अंदर भी अ है, उसके बाद इन दोनों के बाद ई वर्ण आया है, तो हम अ वर्ण किसका लेंगे? र का लेंगे, क्योंकि र और ई के बीच, र के अ वर्ण के बीच में और ई वर्ण के बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम न का अ वर्ण देखें तो न के अ वर्ण और ई के बीच में हमारा र वर्ण और अ वर्ण, र वर्ण आ जाता है, र वर्ण भी आ जाता है और अ वर्ण भी आ जाता है। ठीक है, जैसे हम नर का वर्ण विच्छेद करेंगे, नर्क, तो हमारा बनेगा न हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस अ, और इसके बाद हमारा आएगा ईस, तो इसके बाद हमारा ईस का ई आ जाता है। तो गुण संधि में क्या होता है? अ और ई को मिलाने से ए बनता है, तो हम यहाँ पर इस अ को ही ई के साथ मिलाएंगे, इस अ को ई के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि यह कहता कि जो हम दो वर्ण मिला रहे हैं वो क्या होने चाहिए? अत्यंत समीपवर्ती होने चाहिए, अर्थात उन दोनों वर्णों के बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। तो अगर हम नर का जो न का जो अ है उसको मिलाते हैं तो इन दोनों वर्णों के बीच में हमारे ये दो वर्ण आ जाते हैं, तो इन दोनों वर्णों को हम नहीं मिला सकते। ठीक है, इनकी संधि हम नहीं कर सकते। तो ये अर्थ है इसका अत्यंत समीपवर्ती का। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है जैसे ग्रामम अगच्छत, यहाँ पर इन्होंने आगे स्पष्ट करके दिखाया है। पहले तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर रह जाता है उदाहरण, सुर प्लस इंद्र, ऊपर यहाँ हमारे दो लाइन, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र हमारा बनता है। यहाँ पर पूर्व पद सुर के र, ठीक है, प्लस अ के अ, यानी कि सुर का जो अंतिम वर्ण है अ, तथा उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद में इंद्र का जो ई है, इन दोनों को मिलाने से आपका ए हो गया। इसके बारे में आप जानते ही है, ए प्लस ई को ए बन जाता है, अभी मैंने ऊपर बताया। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा? वर्णों का यही विकार क्या कहलाता है? जो हमारा ए प्लस ई, ए और ई को मिलाने से ए बना, तो इसी विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे कहता है संयोग। संयोग किसे कहते हैं? जो आपने अभी ऊपर पढ़ा था संयोग के बारे में, वही परिभाषा हमारी दूसरी यहीं पर दी कि अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर परिवर्तन रहित मेल को, जो आपने ऊपर पढ़ लिया वही बात यहाँ पर दोबारा बताई गई है। परिवर्तन रहित मेल को वर्ण संयोग अथवा संयोग कहते हैं, यानी कि जब दो वर्णों को मिलाने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जैसे ग्रामम अगच्छत, वही उदाहरण यहाँ पर दोबारा से दिया गया है। तो ग्रामम गच्छत का जो मैं हलंत है, उसके बाद जो अ वर्ण मैं में मिलेगा तो उसका मैं का हलंत हट जाएगा बस। तो यहाँ कहता है कि यहाँ पर पूर्व पद ग्रामम के अंतिम वर्ण मैं और उत्तर पद अगच्छत के प्रथम वर्ण अ के मिलने से मैं हो गया, अर्थात मैं का हलंत हट गया, अर्थात स्वर रहित मैं में अ स्वर मिलने से मैं प्लस अ मैं हो गया। इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि मैं में जो मैं का जो हलंत था वो सिर्फ वही हलंत उसका हट गया। ठीक है, तो मैं क्या बन गया? स्वर सहित मैं बन गया हमारा। तो वर्णों का यही विकार अथवा परिवर्तन रहित मेल क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। ठीक है, तो इसके संयोग के कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए, जैसे धनम प्लस आनयति क्या बन जाएगा? धनमानयति।
ग्रंथम प्लस अधीतवान, ग्रंथम धीतवान। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, हमारा जो मैं है हलंत है उसका सिर्फ हलंत हट जाता है, उसमें जो बाद वाला वर्ण है वो इसी प्रकार मिल जाएगा, उसका सिर्फ हलंत हट जाएगा। संस्कृतम अधीते, संस्कृतम धीते। विद्यालयम आगते, विद्यालयम विद्यालयम आगते। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि। तो यहाँ तक आपने जान लिया कि संधि किसे कहते हैं और संयोग किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परिवर्तन सहित मेल को संधि कहते हैं, और दो वर्णों के परिवर्तन रहित मेल को हम संयोग कहते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा है संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद, विच्छेद क्या होता है, अलग अलग करना। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ए प्लस ई, तो हमारा बनता था ए। अगर आपको दे दे ए तो इसको हम अलग अलग कर देंगे ए प्लस ई। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात मिले हुए वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि संधि युक्त पद को अलग अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा है रामावतार में हमारे जो है राम प्लस व अवतार, ये दो शब्द मिले हुए हैं, तो हमने इन दोनों पदों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, राम प्लस अवतार, राम अवतार। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या धन आल्य, विद्यालय। ठीक है, इसी प्रकार गायक है, गई धन अकय, गायक है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात संधि युक्त पदों को, संधि युक्त अर्थात मिलाए हुए पदों को अलग अलग करने की क्रिया को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक शब्द बना के दिखाया था संधि में, नर प्लस ईशय, तो नर प्लस ईशय हमारा बन जाता है ए प्लस ई जोड़ने से नरेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नरेश है। ठीक है, अगर आपको नरेश है शब्द दे दे तो इसको बोले कि संधि विच्छेद करें, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नर प्लस ईशय। तो हम लिख देंगे नर प्लस ईशय है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं, और ऊपर वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं संधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद संधि के भेद दिए गए हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि अथवा अच संधि, क्योंकि हम संस्कृत में स्वरों को अच भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे व्यंजन संधि अथवा हल संधि, क्योंकि व्यंजनों को हम हल भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे विसर्ग संधि। ठीक है, तो इन भेदों के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।